हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भारत में कोई नई ड्रग को सेल करना है या नई ड्रग को इंपोर्ट करना है तो आपको किन से परमिशन लेने की ज़रूरत है, उन परमिशन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, साथ ही साथ भारत में ड्रग को सेल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए हमको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं और बहुत ही सिस्टमेटिक और ईजी वे में ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक आपको वीडियो पब्लिश किया था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही सुपरफिशियली वे में, बहुत ही ईजी वे में ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से किसी नई ड्रग को सेल करने की परमिशन चाहिए तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लगाना होता है और उनको सबमिट करना होता है। बट आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही मैं आपको थोड़ा सा डीपली सिस्टमेटिक में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि हमको किन किन से परमिशन लेनी होती है। साथ ही साथ भारत के अंदर कई तरह की गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, कई तरह की एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसीज के बारे में भी हम ये वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो इसको मैं 2 पार्ट में भी बना सकता हूँ। अगर ये वीडियो छोटा होगा तो हम इसको 1 पार्ट में ही कंप्लीट कर देंगे। तो ये वीडियो की लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अगर हमको भारत में, इंडिया के अंदर अगर कोई नई ड्रग को सेल करना है तो हमको किससे परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, परमिशन तो हमको DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से लेनी होती है। बट यहाँ पर कुछ और बॉडीज़ भी हैं जो कि जिनकी परमिशन लेनी है या तो फिर उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो DCGI हो गए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमको परमिशन देते हैं कि आप जाइए और भारत में ड्रग को सेल कीजिए। बट भारत में अगर आपको ड्रग को सेल करना है या ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड करना है तो आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, एक गाइडलाइन को फॉलो करना होता है और ये देती है सिडिस्को। जी हाँ, सिडिस्को का फुल फॉर्म है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो सिडिस्को है जिसकी प्रॉपर गाइडलाइन को हमको फॉलो करना होता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है अगर हमको भारत में ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है। तो सीधी सी बात है कि जब हम भारत के अंदर किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो सिडिस्को को बताते हैं कि सर आप प्लीज़ हमको परमिशन दे दीजिए, या तो सिडिस्को के जो लोग होंगे वो आपकी कंपनी में आएंगे, आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे और उसको पास करेंगे और वो बताएंगे कि हाँ सही बात है, आपकी ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो सिडिस्को के पैरामीटर के हिसाब से ही कर रही है। और फिर ये जो लेटर होगा, जो उनका अप्रूवल लेटर होगा, ये फिर आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देना होगा, DCGI को देना होगा और तब जाके फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आपको परमिशन देगा कि आप भारत में अपनी ड्रग को सेल कीजिए। मतलब यहाँ पर 2 बॉडीज हो गई, एक तो हो गए आपके DCGI परमिशन देने वाले, बट आपको ड्रग किनके अनुसार बनानी है, सिडिस्को के अनुसार बनानी है। ठीक है, जैसे अमेरिका में अगर आपको ड्रग सेल करनी है तो आपको अमेरिका के हिसाब से गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, तो US FDA आपको बताएगा कि आपको ड्रग कैसे बनानी है। अगर आपको ब्रिटेन में ड्रग सेल करनी है तो MHRA आपको बताएगा कि आपको ड्रग कैसे बनानी है। अगर आपको ब्राज़ील में करनी है तो ANVISA बताएगा। अगर आपको यूरोप में करनी है तो यूरोपियन यूनियन जो है उनकी गाइडलाइन वो बताएगा। उसी तरीके से जापान की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है। तो इसी तरीके से भारत में सिडिस्को है जो कि आपको बताएगा कि अगर आप भारत में ड्रग सेल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ड्रग बनाइए, इस तरह की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। और अगर आपको सिडिस्को अप्रूवल देगा तब जाके डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे DCGI हैं वो आपको अप्रूवल देंगे कि अब आप भारत में ड्रग सेल कर सकते हैं। तो ये 2 बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको इन 2 बॉडी, एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया और आपकी सिडिस्को, इन दोनों के अप्रूवल के बगैर आप भारत में ड्रग को सेल नहीं कर सकते हो, ना ही बना सकते हैं। उसके अलावा भी 2 बॉडीज़ और हैं जो इन दोनों के ऊपर बैठी हुई हैं, मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया और सिडिस्को की वर्किंग को देखती हैं। और देखिए, ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया है और जो सिडिस्को है और जो 2 मैं बॉडी और बता रहा हूँ आपको, ये सभी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करती हैं। तो चलिए अब मैं उन 2 एजेंसीज के बारे में बताता हूँ जो कि सिडिस्को और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के को ध्यान, मतलब ये एक तरीके से कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा कि इन दोनों ये दोनों एजेंसीज जो हैं ये भी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और इन 2 एजेंसीज का काम होता है सिडिस्को और ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को सजेशंस देना और ये बताना कि आप अब कुछ नए काम ऐसे कर सकते हैं, मतलब कुछ सजेशन देना कि आप रिसर्च में इस टाइप के करिए, या उनकी जो भी गाइडलाइंस है अगर उनको लग रहा है कि गाइडलाइंस पुरानी हो गई है, इनको थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो ये 2 एजेंसीज जो होती हैं ये इन दोनों को, सिडिस्को को और ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो ये 2 एजेंसीज हैं, DTAB ड्रग
टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और दूसरी एजेंसी है DCC, इसका फुल फॉर्म है ड्रग कंसल्टिव कमिटी। तो ये दो एजेंसीज होती हैं जो कि जिनको बनाया गया है सीडिस्को और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को सजेशन देने के लिए, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, उनके कुछ रिसर्च गैप उनको दिखाई दे रहे हों, कुछ चेंजेस करने हों जिससे कि भारत के अंदर अच्छी से अच्छी ड्रग बन सके, भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है वो डेवलप हो सके, भारत के जो मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो सके। अगर उनको लग रहा है कि जो सीडिस्को और DCGI है बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर कोई नई ड्रग इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, तो वो सजेशन दे सकते हैं कि आप अपनी गाइडलाइन को थोड़ा सिंपल कीजिए। आप जब भी ऑडिट के लिए जाते हैं तो ऑडिट कैसे करते हैं, तो हो सकता है कि जब सीडिस्को आए तो इन दो बॉडीज़ के लोग भी सीडिस्को के साथ आ सकते हैं कंपनी को ऑडिट करने के लिए। तो वो इन दोनों एजेंसीज के वर्किंग के ऊपर ध्यान रखते हैं, इनको सजेशन देते हैं और इनका काम यही है कि भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री को या हेल्थ फार्मास्यूटिकल एरिया को डेवलप करना और अच्छे से अच्छा बनाना। तो टोटल ये 4 तरह की एजेंसीज हैं जो कि भारत के अंदर काम करती हैं, जिसमें 2 एजेंसीज तो मैंने आपको बता दी और 2 जो उनको सजेशन देती हैं और उनके साथ काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया और आपको ये बताया कि अगर आप भारत में ड्रग को सेल करना चाहते हैं, नई ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड करना चाहते हैं, तो आपको किससे परमिशन लेना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये बात करते हैं कि जब भी हम किसी नई ड्रग को सेल करना चाहते हैं या उसकी परमिशन लेते हैं तो हमको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है DCGI को, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है, वो होती है ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। जी हाँ, ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही किसी भी नई ड्रग को परमिशन मिलती है कि वो ड्रग भारत में बिक सकती है कि नहीं बिक सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है तो वो किसके मतलब उसका क्या प्रोसीजर होगा ये भी तो पता होना चाहिए कि हमको कैसे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमको भारत के अंदर एक गाइडलाइन है, इसे बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945। इसमें जो एक शेड्यूल है वो है शेड्यूल Y। उस शेड्यूल Y को हमको फॉलो करना है और उसके अंदर जिस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करते हुए हमको क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, और उसके अंदर हमको जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो भी उसके अंदर बताई गई है कि आप जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे तो आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, किस तरीके का आपको डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, और वो डॉक्यूमेंट फिर आपको DCGI के अंदर सबमिट करना है। समझ गए मेरी बात को? मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका में हुए, ब्रिटेन में हुए और उनकी रिपोर्ट को आप भारत में DCGI को सबमिट कर रहे हैं और भारत के लिए परमिशन मांग रहे हैं। जी नहीं, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स अगर परफॉर्म करने हैं तो आपको भारत की जो गाइडलाइन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इन रूल्स 45 का शेड्यूल Y, उसमें जिस तरीके की गाइडलाइन दी गई है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उस तरीके के हिसाब से ही आपको क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि शेड्यूल Y के अंदर जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के अंदर आता है, उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कौन कौन से रूल हैं। तो इसमें टोटल 4 रूल हैं, जिसमें पहला रूल है रूल 122 मतलब 122A, जिसके अंदर जानकारी दी गई है परमिशन टू इंपोर्ट न्यू ड्रग। जी हाँ, अगर आप भारत में कोई नई ड्रग को इंपोर्ट करके सेल करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट को डेवलप करना है, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी जानकारियां रूल 122A के अंदर दी गई है जो कि शेड्यूल Y के अंदर आता है। जो हमारा अगला रूल है वो है रूल 122 122B, जिसके अंदर जानकारी दी गई है परमिशन टू मैन्युफैक्चर्ड न्यू ड्रग। जी हाँ, इस रूल के अंदर बताया गया है कि अगर आप भारत के अंदर कोई नई ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके की जानकारी यहाँ पर देनी होगी, किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाना होगा। साथ ही साथ आपको जब कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड करनी है तो उसको आपको किस तरीके से रूल को फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या जानकारी आपको DCGI को देनी है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस रूल के अंदर दी गई है। इसके बाद जो तीसरा रूल है वो है रूल 122DA, जिसके अंदर जानकारी दी गई है डेफिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सारी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जानकारी जो है वो इस रूल के अंदर दी गई है। तो अगर आपको भारत के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करना है तो आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। जो हमारा अगला रूल है वो है रूल 122E, जिसके अंदर जानकारी दी गई है डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स से रिलेटेड पूरी जानकारी की ड्रग्स क्या होती है भारत के पैमाने में, मतलब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके हिसाब से ड्रग्स क्या होती है और ड्रग्स से रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपको सबमिट करनी है, ये सारी जानकारी इस रूल के अंदर दी गई।